हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। आप सभी का प्रेप आईएएस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग डेली आंसर राइटिंग सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं एंड सिस्टम कुछ इस तरह से है कि मंडे टू सैटरडे डेली 11 AM पे हम लोग 2 क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल पे एंड यूट्यूब कम्युनिटी पे। और आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग उन दोनों ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जिसके बाद नाइट में हम लोग उनका डिस्कशन करते हैं। जहाँ तक संडे की बात है तो संडे को हम लोग ऐसे राइटिंग सेशंस कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो ऐसे आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो इनको पीयर इवेल्युएशन के लिए आप सबमिट कर सकते हैं। यू कैन सबमिट देम। कहाँ पे आपको सबमिट करना है? हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप आईएएस पीयर इवेल्युएशन। तो इस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हैं और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, आज का जो सेशन है इसमें हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन GS 1 जनरल स्टडीज़ 1 पेपर से बिलोंग करते हैं। एक क्वेश्चन हमने मॉडर्न इंडिया से लिया है और एक क्वेश्चन हमने लिया है ज्योग्राफी से। ठीक है, 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई करूंगा। देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा अगला सेगमेंट क्या होता है, जहां पे एक लर्नर की आंसर शीट हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि जो भी इश्यूज हैं वो आपको पता चल जाए। अगर कोई नई चीज़ है, कोई चीज़ अच्छे से की गई है, तो वो भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 15 मार्कर है, 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है महात्मा गांधी जी के ऊपर। इंडियन नेशनल मूवमेंट विटनेस्ड ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्लेड बाय महात्मा गांधी, डिस्कस। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कभी कभी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम पे चीज़ें हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, स्पेक्ट्रम का मल्टीपल रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में एक ही पार्ट आपसे पूछा गया है कि किस तरह से गांधी जी ने ट्रांसफॉर्मेटिव रोल जो है वो प्ले किया था। मीन्स गांधी जी के आने से पहले चीज़ें कुछ और थी, लेकिन उनके आने के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे लिखने हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, किस तरह से परिवर्तन हुआ, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और मैं आपको क्या कह रहा था कि क्योंकि एक ही पार्ट पूछा गया है, तो देखिए ये 15 मार्कर है, तो यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका डिसीजन आपको खुद को लेना होगा कि कितना एक्सप्लेन करना है। ये डिपेंड करता है कि वो 10 मार्कर है कि 15 मार्कर है, नंबर 1। इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपके सामने है कि किस तरह से आपको ऑन द स्पॉट आपको जज करना है कि किस तरह से आप एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अब देखिए, इस क्वेश्चन में बेसिकली एक ही पार्ट है। सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड में कंक्लूड करेंगे, और एक पार्ट पूछा गया है कि भाई किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन की गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए, मैं कुछ आपकी आंसर शीट्स देख रहा था, तो उसमें लोगों ने क्या किया है, खेड़ा, चंपारण, इनको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन की डिमांड नहीं है। तो जिसने भी ऐसा किया है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और उसके हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, 1915 गांधी जी इंडिया में आते हैं। हमने डिस्कस किया था, पूरा क्रैश कोर्स मैंने इस पर किया था, मॉडर्न हिस्ट्री को लेके, एंशियंट इंडिया को लेके। तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था कि जब शुरुआत में आते हैं तो गांधी जी केवल 1 ईयर केवल घूमते हैं, पूरे इंडिया को देखते हैं कि भाई क्या सिचुएशन है, क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो पूरा जायज़ा लिया जाता है एंड उसके बाद ही उनका जो उनके जो मूवमेंट होते हैं, स्ट्रगल होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक ब्रीफ बैकग्राउंड है। अब देखिए, गांधी जी के पहले क्या होता था, जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, जो हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो उसमें एलीट लोग ज़्यादा होते थे। कौन लोग होते थे? एलीट।
मतलब जिनके पास पैसा वैसा ज़्यादा है, जो वेस्टर्न एजुकेशन में जिन्होंने काफ़ी अच्छी डिग्री वगैरह ली हुई है, लॉयर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो सब इसका पार्ट होते थे। लेकिन गांधी जी के आने के बाद इसमें चेंजेस देखने को मिले। और देखिए मेनली क्या था ना, जो फर्स्ट फेज हम देखते थे मॉडरेट्स वाला, उसमें क्या था, जो मासेज हैं उन मासेस को इंटीग्रेट नहीं किया गया था किसमें, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स थे, जो वर्किंग क्लास थी, जो वुमेन थी, उनको इंटीग्रेट नहीं किया था। और गांधी जी के आने के बाद यही चेंज हमको मेनली देखने को मिला था। ठीक है, तो भाई बात आती है कि भाई किस तरह से इंट्रोड्यूस करें। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि आप ब्रीफ बैकग्राउंड बता सकते हैं कि पहले क्या होता था। पहले क्या होता था कि एलीट नेचर का था हमारा मूवमेंट। ठीक है, भले ही आप नेशनल कांग्रेस की बात करें, आप फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, लॉयर्स थे, बिजनेसमैन थे, वही इसमें मेनली शामिल होते थे। ठीक है, और जो हमारे मासेस थे उनको शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट की, जो कि इसकी मेन डिमांड है। तो हालांकि पॉइंट्स कम है, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। देखिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। सबसे पहला जो पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका इशू टेकअप किया गया। देखिए गांधी जी ने आते ही 1 साल के बाद 3 उनके मेन स्ट्रगल थे। आपने पढ़ा होगा चंपारण के बारे में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक के बारे में, आपने खेड़ा के बारे में पढ़ा होगा। तो वो सब आपको यहाँ पे डील करना है। और देखिए इसका पर्पस क्या था कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनके इशू को आप समझिए, उनसे इम्पैथी शो करिए, ताकि वो लोग भी इस मूवमेंट में शामिल हो जाएं। क्योंकि इंडिया में आप देखिए जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, वुमेन थे। तो बिना इनको शामिल किए आप किसी भी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन अचीव नहीं कर सकते हो। फ्रीडम तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये चीज़ समझी थी महात्मा गांधी जी ने। तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए। दूसरा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राई किया, काफ़ी कुछ ट्राई किया कि हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है उसमें दरार पड़ जाए। बंगाल पार्टीशन का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, काफ़ी कुछ, मुस्लिम लीग आप लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन गांधी जी ने क्या किया, उनको ये पता था कि बिना हिंदू मुस्लिम यूनिटी के जो हमारी राह होगी, जो आगे का रास्ता होगा, वो इतना आसान नहीं होगा। और ये हमको देखने को मिलता है खिलाफत मूवमेंट में। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन वुमेन्स पार्टिसिपेशन। देखिए गांधी जी के पहले वुमेन्स का रोल इतना नहीं था, वुमेन का रोल इतना नहीं था, लेकिन गांधी जी के आने के बाद वो रोल बढ़ गया। भले ही वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, भले ही वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, सब में जो वुमेन थी उन्होंने आगे रह के पार्टिसिपेट किया था। और आप देख लीजिए गांधी जी के साथ हमेशा आपको महिलाएं देखने को मिलेगी, मतलब महिलाएं और पुरुष, मेल और फीमेल दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को मिलती थी। देन न्यू मेथड्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रगल। क्या मेथड्स थे? सत्याग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन, ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस। तो भाई ये ऐसी चीजें थी कि इससे आप लॉ एंड ऑर्डर को ज्यादा इफेक्ट नहीं करोगे। और फायदा क्या था कि जो पुलिस है वो क्या एक्शन लेगी। ठीक है भाई, जब आप किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करोगे, कोई लॉ वायलेट करोगे, ठीक है, तभी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये जो मेथड्स थे ये काफी रिवॉल्यूशनरी मेथड्स थे। ठीक है, जो गांधी जी ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। देन अटैक सोशल रिजिडिटीज। देखिए गांधी जी ने हमेशा बात की थी कि जो हरिजन है, जो अनटचेबल्स हैं, उनको हमको मेन स्ट्रीम में शामिल करना है। ठीक है, किसी भी कास्ट का बंदा हो, किसी भी क्लास का बंदा हो, किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो, उन सबको शामिल किया किसमें? हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, तो ये सब चीजें आप यहां पे लिख सकते हो कि जो सोशल रिजिडिटी थी उसको दूर किया। चरखा, जो चरखा यूज किया था गांधी जी ने, वो बेसिकली क्या था? देखिए जो अपर क्लास के लोग थे उनके मन में एक तरह का गैप था, किस चीज के बीच में? मैनुअल लेबर के बीच में और मेंटल लेबर के बीच में। ठीक है, तो इस गैप को दूर किया कि भाई जो आपकी नेसेसिटीज हैं उसको तो आप खुद से ही पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो चरखा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। देन एक्सपेंशन ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद है उसका विस्तार हुआ। विस्तार मीन्स देखिए केवल ब्रिटिश इंडिया ही नहीं, जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको भी शामिल किया। प्रजामंडल मूवमेंट हमने डिस्कस किया था, उसको आप यहां पे लिख सकते हो। देन ब्रिज रीजनल डिफरेंसेस, पूरे इंडिया को इंटीग्रेट किया। ठीक है, और ये आपने काफी डिटेल में पढ़ा होगा, कहां पे? स्पेक्ट्रम में।
इनकी लीडरशिप में बहुत सारे लीडर्स आपने देखे होंगे, सरदार पटेल देखे होंगे आपने, जेपी कृपलानी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो इन सबके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो काफ़ी लीडर्स देखने को मिले थे जिन्होंने इनके टाइम में इस मूवमेंट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थी जो हमें देखने को मिलती है। अब देखिए क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो किस तरह से आपको एज मिलेगी दूसरे लोगों से? एग्जाम्पल से। जितने अच्छे आपके एग्जाम्पल होंगे वो आप लिखिए। और देखिए इसमें पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, मैं बार बार कहता हूं कि हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट। जैसे कि आपकी ये अगर फर्स्ट हेडिंग है ना, तो इसमें जैसे ये फर्स्ट आपकी हेडिंग है तो ये फर्स्ट हेडिंग हो जाएगी और इसमें आप बुलेट पॉइंट में लिखिए। उसके बाद सेकंड हेडिंग हो जाएगी, फिर बुलेट पॉइंट में आपको लिखना है और एग्जाम्पल देने। जो एग्जाम्पल आप दे रहे हो उसको हाईलाइट करो, कैसे? अंडरलाइन कर दो, ताकि जो एग्जामिनर है उसकी नज़र वहाँ पे तुरंत पड़ जाए। तो इस तरह से आपको इम्प्रोवाइजेशन वगैरह करना है, ठीक है। आगे समझ में, बढ़े आगे, चलिए किस तरह से कंक्लूड करोगे। तो देखिए ये सिंपल सा कंक्लूजन है कि इन दिस वे, ये जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लाया गया, तो गांधी जी ने क्या किया, जो पूरा कोर्स था, जो पूरा कोर्स ऑफ एक्शन था वही चेंज कर दिया। और इससे हुआ क्या, अल्टीमेटली हम लोग आज़ाद हो गए, हमको फ्रीडम मिल गई। तो ये सिंपल सा एक कंक्लूजन है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कंक्लूड कर सकते हो। आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जो एज है वो आपको कैसे मिलेगी, आपका स्ट्रक्चर क्या है, कितने अच्छे पॉइंट्स आपके हैं और उसमें कितने अच्छे एग्जाम्पल्स आपने दिए हैं। तो जिस आंसर में ये चीज़ होगी उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। और देखिए एक बात और है, स्पेक्ट्रम आपको बहुत बार रिवीजन करनी होगी, ठीक है, रिवाइज करना होगा। बिना उसके क्या होगा, पॉइंट्स आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जो बिलोंग करता है ज्योग्राफी से। ये भी 15 मार्कर है एंड 250 वर्ड्स में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पूछा गया है मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून के ऊपर। तो देखिए ज्योग्राफी में काफ़ी कम क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायग्राम नहीं बनता है। मीन्स कहने का मतलब ये है, कोशिश करिए हर क्वेश्चन में डायग्राम आना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है ये तो डिमांड कर ही रहा है कि भाई आपको इंडिया का मैप बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, ठीक है। तो जिसने मैप नहीं बनाया है तो मार्क्स कम मिलेंगे भाई। तो मैप तो बनाना होगा और उसी में आपको हर चीज़ शो करनी होगी। क्वेश्चन क्या है, द हिमालयाज एंड द तिब्बतन हाईलैंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल किसमें, इन क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया। डिस्कस देयर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून एंड द विंटर क्लाइमेट इन नॉर्थ इंडिया। तो देखिए इसमें दो चीज़ें पूछी गई है कि ये जो हिमालयाज हैं, जो तिब्बतन हाईलैंड्स हैं, ठीक है, इनका क्या रोल है। एक तो साउथ वेस्ट मॉनसून में, नंबर 1, दूसरा विंटर क्लाइमेट में इनका क्या रोल है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और देखिए ज्योग्राफी में एंड हिस्ट्री में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो, मल्टीपल रिवीजन करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करो, आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। तो अगर बात करें कि भाई इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्लो क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए कि भाई ये जो दोनों चीज़ें हैं, हिमालय तिब्बतन हाईलैंड, इनका क्या रोल है साउथ वेस्ट मॉनसून में। उसके बाद आपको बताना होगा कि किस तरह से ये नॉर्थ इंडिया के विंटर क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि साउथ में क्यों नहीं पूछा है, तो कोई मुझे इसका आंसर देगा कि यहाँ पे साउथ इंडिया क्यों नहीं लिखा है, ठीक है। और सबसे एंड में आपको कंक्लूड करना होगा, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा आपके आंसर का कि भाई यहाँ पे नॉर्थ ही क्यों पूछा है, साउथ इंडिया क्यों नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन की डिमांड है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये आप समझ ही गए होंगे। अब देखिए मॉनसून वाला जो क्लाइमेट है ये इंडिया को यूनिक बनाता है, क्योंकि अगर आप इंडिया का लेटीट्यूड देखें तो उस लेटीट्यूड पे जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आपको अलग क्लाइमेट दिखता है, लेकिन इंडिया में अलग दिखेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे हिमालयाज हैं और तिब्बतन हाईलैंड्स हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन पे। और इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये आपसे पूछा गया है। और देखिए इसी से ना, ये जो मैंने आपको कहा है इसी से आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इंट्रोडक्शन में इतना इशू नहीं होगा, मेन चीज़ है इस क्वेश्चन की डिमांड।
देखिए ये जो टॉपिक है इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। केवल इस क्वेश्चन की डिमांड को ही एड्रेस नहीं करेंगे, थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए, और ये जो क्वेश्चन की डिमांड है ये तो उसमें आराम से फुलफिल हो ही जाएगी। देखिए जब हम मॉनसून की बात करते हैं तो बेसिकली मॉनसून में क्या होता है, रिवर्सल ऑफ विंड्स। आपने देखा होगा भाई, साउथ वेस्ट मॉनसून हो गया, ठीक है, आपका नॉर्थ ईस्ट मॉनसून हो गया, तो इसका बेसिक फंडा क्या है, रिवर्सल ऑफ विंड्स। विंड्स जो है वो रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 4 थ्योरीज हैं, 4 थ्योरी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो मॉनसून को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला है हेली थ्योरी। इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे इतने काम की नहीं है, ठीक है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सेकंड जो आती है वो आती है फ्लोन थ्योरी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बात करती है ITCZ की। देखिए ये सब थ्योरीज इस क्वेश्चन में यूज होंगी इसीलिए बता रहा हूं, तो आप ऐसा मत सोचना कि मैं कोई आउट ऑफ द सिलेबस बात कर रहा हूं, आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात कर रहा हूं, ये सब काम में आएंगी। तीसरी कौन सी होती है, कोटेश्वरम थ्योरी। एंड फोर्थ वन इज MT यिन थ्योरी। देखिए अगर आपको इनके बारे में पता नहीं है तो टेंशन मत लो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपने नाम से नहीं पढ़ा होगा, NCERT में दिया हुआ है लेकिन ये नाम नहीं पता होंगे, तो बस मैं यहां पे आपको नाम बता दे रहा हूं। अब देखिए हेली हम नहीं पढ़ेंगे, ये सिंपल सी है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोन थ्योरी की। देखिए फ्लोन थ्योरी क्या बोलती है, एक्चुअली टाइम बचे तो ये मैप मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया, और देखिए केवल आउटलाइन बनाने से भी अपना काम चल जाएगा, ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो आप इस तरह से भी मैप बना सकते हो। देखिए ये जो फ्लोन थ्योरी है ये किस तरह से मॉनसून को एक्सप्लेन करती है। थ्योरी ये कहती है कि जो मॉनसून बेसिकली मॉडिफाइड ट्रेड विंड्स हैं। किस तरह से, देखिए जब सन का अपरेंट मूवमेंट होता है तो उसी के हिसाब से जो ITCZ है वो भी शिफ्ट होता है, ये चीज आपको पता है, ठीक है। और वही शिफ्ट जो है फ्लोन थ्योरी कहती है कि मेन कारण है जिसकी वजह से मॉनसून इंडिया में आता है। देखिए क्या बोलती है ये थ्योरी, ये कहती है कि जब सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे पहुंचता है, आपको पता होगा अगर ये अर्थ है तो ये 23.5 और इधर हो जाएगा 23.5, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, और नीचे कैप्रिकॉन आपको दिखता है, ठीक है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जब सन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है तो उस समय जो ITCZ है वो 25 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इतना शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए जब ये इतना शिफ्ट हो जाएगा, पहले ये यहाँ पे था, ठीक है, यहाँ पे था, लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो क्या होगा कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती हैं। अब वो जो ट्रेड विंड्स हैं वो उनका मूवमेंट इस तरह से होगा, लेकिन क्योंकि अब आप इक्वेटर को क्रॉस कर रहे हो तो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स लगेगा और उससे ये विंड्स डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। किस तरफ मुड़ेंगी, टुवर्ड्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट, किस फॉर्म में, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो ये है सिंपल सी थ्योरी फ्लोन ने दी थी, इसको फ्लोन थ्योरी कहते हैं, और इसमें बेसिकली ITCZ का जो शिफ्ट होता है उसको बताया गया कि उस वजह से जो ट्रेड विंड्स हैं उनका डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। समझ में आ गया, ये फर्स्ट थ्योरी है, ये भी हमारे काम आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अब देखिए सेकंड थ्योरी है कोटेश्वरम थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तिब्बतन प्लेटू जो है उसका रोल बताती है कि किस तरह से तिब्बतन प्लेटू जो है वो मॉनसून को इन्फ्लुएंस करता है। देखिए आप जानते हैं कि जो तिब्बतन प्लेटू है ये वास्ट फ्लैट लैंड है, ठीक है, समतल जगह है, काफ़ी बड़ी, काफ़ी लार्ज एरिया है। इसका जो एल्टीट्यूड है, इसकी जो ऊंचाई वो काफ़ी ज़्यादा है, और उसका फ़ायदा क्या मिलता है कि इसमें इंसोलेशन आपको ज़्यादा मिलेगा। जो रेज ऑफ सन है, जो सूर्य की किरणें वो डायरेक्टली यहाँ पे होगी, इसका मतलब यहाँ पे इंसोलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। अब देखिए आपको पता है कि जो वार्म एयर होती है वो राइज होती है, तो देखिए ये प्लेटू जितना गर्म होगा तो यहाँ पे जो वार्म एयर होगी वो ऊपर उठेंगी। अब ऐसा किस तरह से, देखिए आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि अगर कोई लो प्रेशर एरिया है, एक होता है हाई प्रेशर एरिया,
ठीक है। तो देखिए इनके कुछ फीचर्स होते हैं लो प्रेशर एरिया के, हाई प्रेशर एरिया के। तो अगर हम लोअर ट्रोपोस्फियर की बात करें और अपर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसमें कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए अगर हम लोअर प्रेशर एरिया की बात करें तो यहां पे लोअर ट्रोपोस्फियर में यहां पे कन्वर्जेंस आपको दिखेगा, लेकिन अगर हम अपर ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहां पे आपको डाइवर्जेंस दिखाई देता है। और इसका ठीक उल्टा कहां पे होगा, हाई प्रेशर एरिया में। मींस लोअर ट्रोपोस्फियर मींस जमीन पे क्या होगा, जमीन पे यहां पे डाइवर्जेंस होगा, एंड जो अपर ट्रोपोस्फियर एरिया होता है यहां पे आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इसका यूज यहां पे है। तो देखिए मैंने बताया कि भाई इंसोलेशन काफी ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, वार्मर एयर वो ऊपर उठेगी। यहां पे वार्मर एयर ऊपर उठ रही है, और ये जो ऊपर उठ रही है ये तब्दील हो जाती है ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में। किस में होती है, TEZ में, ठीक है, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम में। अब इसका जो मूवमेंट होता है देखिए किस तरह से हो रहा है, ये यहां से राइज हुई, ठीक है, राइज हुई। तो देखिए इसको समझिए, ये लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। अपर ट्रोपोस्फियर में क्या होगा, यहां पे डाइवर्जेंस होगा। क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो ये डाइवर्स करेगी, तो ये देखिए ये डाइवर्स कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहां पे आपको मैस्करीन आइलैंड्स मिलते हैं जो कि हाई प्रेशर एरिया होता है। और देखिए आप देखिए हाई प्रेशर एरिया में क्या होता है, अपर ट्रोपोस्फियर में यहां पे आपको कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, कन्वर्जेंस देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये यहां पे कन्वर्ज हो जाती है, और इससे क्या होगा, ये जो पहले से जो हाई प्रेशर एरिया है ये और रीइंफोर्स हो जाता है, और फिर इसके बाद इसमें आपको जो है डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने आपको ये चीज समझाई थी, इसलिए ये चीज मैंने आपको समझाई थी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो किस तरह से जो तिब्बतन प्लेटू है वो इन्फ्लुएंस करता है मॉनसून को। और देखिए जितना हीटेड होगा तिब्बतन प्लेटू, उतनी ही ज़्यादा रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। ये कहा था किसने, कोटेश्वरम थ्योरी में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्लोली मैंने इसको समझाया है और जितनी भी इसकी डायमेंशन है वो मैंने यहाँ पे कवर कर दी है, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ, जस्ट ए मिनट। चलिए अब देखिए जो थर्ड जो थ्योरी है वो किसकी है, उसका नाम मैंने आपको बताया था MT यिन। क्या नाम है, MT यिन थ्योरी। अब देखिए ये जो थ्योरी है ना ये बेसिकली क्या बताती है कि जो सडन आउटबर्स्ट होता है, सडन आउटबर्स्ट वो कहां पे होता है, यहां पे होता है। तो वो किस तरह से होता है, उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, मेनली इस चीज को समझाया गया है। देखिए ये थ्योरी ये कहती है कि अगर हम विंटर सीजन की बात करें, तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है उसकी एक आर्म नॉर्दर्न इंडिया में होती है, और उससे क्या होता है, लैंड पे हाई प्रेशर डेवलप होता है। अब देखिए आपको पता है कि एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में होता है, तो इस वजह से विंटर में यहां पे आपको मॉनसून नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही मई का लास्ट वीक आता है, ठीक है, या फिर जून का फर्स्ट वीक आता है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है इसका मूवमेंट हो जाएगा टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन, और जैसे ही इसका मूवमेंट होगा नॉर्थ डायरेक्शन में वैसे ही मॉनसून की यहां पे एंट्री हो जाएगी, और एकदम से आउटबर्स्ट होगा कहां पे, केरला में। तो देखिए इसी चीज को समझाया गया है एनसीईआरटी में, मैंने और डिटेल में इसको बता दिया है, ठीक है। आई होप ये चारों थ्योरी, केवल 3 ही हमने डिस्कस की है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। और यही चीज आपको लिखनी है कि हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है साउथ वेस्ट मानसून को डेवलप करने में। देखिए ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ भी मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी है, ठीक है। इसके अलावा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये भी मैंने आपको बता दिया है, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट है हिमालय का। देखिए हिमालय का पॉइंट क्या है कि हिमालय एक तरह का फिजिकल बैरियर, भाई इतना बड़ा पहाड़ आपके सामने है, इतना ऊंचा, ठीक है, इतना उसकी हाइट है, वो एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। और ये क्या करता है,
जो साउथ वेस्ट मॉनसून जब नॉर्थ ईस्ट एरिया में जब एंट्री करता है तो उसको डाइवर्ट कर देता है, किस तरफ में, टूवर्ड्स नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, तो ये रोल होता है हिमालय का। ये आपने पढ़ा भी होगा कि किस तरह से डाइवर्ट होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे आने के बाद, ठीक है, यहाँ पे इधर डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, इधर डाइवर्ट हो जाता है, और किस वजह से, हिमालयास की वजह से, जो कि फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो एक पार्ट तो हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब दूसरा क्या है, विंटर सीजन। तो देखिए विंटर में एक तो आपको पता है कि हिमालय नॉर्थ में है, जो कि एक तरह का फिजिकल बैरियर है, और वो क्या करेगा, जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड एयर मास है उसको इंडिया में आने से रोकता है। ठीक है, तो इंडिया को कोल्ड डेजर्ट बनने से रोकता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, तो हिमालयाज एंड तिब्बतन प्लेटू, इनका एक तो ये रोल है, ये तो आप सभी को पता होता है। दूसरा होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ। ये भी आपने पढ़ा होगा, और इसमें भी देखिए इन्हीं का रोल होता है। देखिए सिंपल सी बात यह है कि मिड अक्टूबर में क्या है, जो तिब्बतन प्लेटू है हमारे यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा विंटर सीजन आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये एरिया काफ़ी कोल्ड हो जाता है। और जब कोल्ड होगा तो जो वेस्टर्ली जेट होती है, जेट स्ट्रीम, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और उसकी जो साउदर्न ब्रांच होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहलाती है। और इससे क्या होगा, विंटर सीजन में हमारे यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलता है, और वो हमारे एग्रीकल्चर के लिए, स्पेशली जो रबी सीजन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब आपने पढ़ा होगा, और इसी को यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और इसी के बाद आपको कंक्लूड कर देना है। देखिए मॉनसून का क्या रोल है एग्रीकल्चर को लेके, उससे कर दीजिए, या आप किसी और तरीके से भी इसको कंक्लूड कर सकते हो, बट ये तरीका अच्छा है। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। काफ़ी इफेक्टिव कंक्लूजन है कि किस तरह से मोर देन 50% पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, और वो डिपेंड करता है किस पे, मॉनसून पे एंड वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, हिमालयाज का एंड तिब्बतन प्लेटू का। ठीक है, इस तरह से आपको कंक्लूड करना होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और ये जो पीडीएफ है, ये जो पीपीडी है, मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, क्योंकि अगर किसी के पास ये डायग्राम वगैरह नहीं है तो आप आराम से यहाँ से ले सकते हो, या फिर आप चाहें तो इसको बना भी सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम मैंने आपको दिया है। अब हम आते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम क्या करेंगे, एक लर्नर की आंसर शीट देख लेते हैं। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले जो है नेशनल मूवमेंट वाले क्वेश्चन को किया है, और क्या लिखा है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड टू मच बिफोर गांधी जी अराइव्ड। अब देखो इसका लिखने का मतलब क्या था, ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है, तो इससे वैल्यू एडिशन तो नहीं होगा, बट एज महात्मा कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड आफ्टर 1 year ऑफ टूर ऑफ इंडिया एंटर्स इनटू नेशनल मूवमेंट, इट सीम्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेटिव रोल। भाई देखो थोड़ा सा इसको अच्छा बना सकते थे। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप अच्छा बना सकते थे, जैसा कि क्या डिफरेंसेस थे वो अगर आप बताएंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, ये काफ़ी जनरल सा आपने इंट्रोडक्शन लिखा है, और देखिए मैं आपको कहूँगा थोड़ा इसको शॉर्ट कीजिए। ठीक है, 3 से 4 लाइन काफ़ी है, इससे बड़ा मत लिखिए। इसके बाद लिखा है कि बिफोर गांधी जी मैनी लीडर्स वर एक्टिव बट आइडियोलॉजीज ऑफ महात्मा मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब देखो इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप इसको आगे तो आप एक्सप्लेन कर ही रहे हो ना कि भाई क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं वही कहता हूं कि देखिए वही पॉइंट लिखिए जिससे वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक है, जिससे वैल्यू एडिशन हो रहा है। सिंपल कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और स्पेस भी, और दोनों ही हमारे लिए क्रूशियल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, एड्रेसिंग लोकल कोच। वही आप बात कर रहे हो खेड़ा की, चंपारण की, तो देखिए हेडिंग आपकी और अच्छी हो सकती थी कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको इंटीग्रेट करना है, जैसे कि पीजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, तो हेडिंग आपकी और इंप्रेसिव हो सकती थी। एक्सपेंडिंग बेस ऑफ मूवमेंट, तो देखिए ये दोनों पॉइंट आप मर्ज कर सकते थे, समझ में आ रहा है, क्योंकि मीनिंग सेम ही है। हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने लिखा है। खिलाफत आंदोलन के बारे में आपने लिखा है, नॉन कोऑपरेशन, ये पॉइंट अच्छा है। इनहांसमेंट ऑफ अनटचेबल, देखो इनहांसमेंट क्या होता है, ये चीज़ तो सही नहीं है ना, तो ये हेडिंग आपको सही करनी पड़ेगी कि
आप एडवांसमेंट वगैरह कुछ लिख सकते थे, ठीक है, तो इमेंसिपेशन वगैरह कुछ लिख सकते थे, तो वो अच्छे वर्ड्स थे, ठीक है। गांधी जी वॉन्ट्स टू राइज लेवल ऑफ अनटचेबल सो दे गेट फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। थोड़ा सा ग्रामर ठीक करो। गांधी जी टेक्स पार्ट इन टेम्पल एंट्री मूवमेंट ट्रावणकोर, थोड़ा सा ना आपको ग्रामर पे थोड़ा वर्क करना होगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, ये अच्छा पॉइंट है। रूरल बेस्ड इकोनॉमी, ये भी अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे आप चरखा, सॉल्ट, इन सबको शामिल कर सकते थे, ठीक है। फिर आपने क्या लिखा है, अडोप्टेड मेथड ऑफ नॉन कोऑपरेशन, भाई हाँ सही बात है, सत्याग्रह की बात कर सकते हो। तो पॉइंट्स आपके अच्छे हैं। एक दो पॉइंट शायद आपने छोड़ दिए हैं, वो आप लिख दीजिएगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्या क्या डिफरेंट डायमेंशन हो सकती हैं। किस तरह से आपने कंक्लूड किया है, देखो इतनी कटिंग मत करो, ठीक है, थोड़ी बहुत चलती लेकिन इतनी मत करो। एंड उसको काटने का तरीका भी है, सिंपल सा 2 लाइन बनाइए, उसको कट कर दीजिए और कैंसिल्ड आपको लिखना होगा, ठीक है। केवल इस तरह से आपको कट करना है। अकॉर्डिंग टू नेहरू, मेथड्स ऑफ नेशनल मूवमेंट एंड मीनिंग ऑफ स्वराज वॉज डिफरेंट फॉर एवरी सेक्शन। एज पर गांधी, ये क्या लिखा आपने, एज पर गांधी सो महात्मा गांधी कंफ्यूजेज ब्रिटिशर्स अबाउट देयर मूवमेंट्स। तो देखिए, या तो ना आप मीनिंग समझ नहीं पाए हैं, पहली बात। अगर समझ गए हैं तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन आपने नहीं किया है। तो देखिए, ये जो कंक्लूजन है ये सही नहीं है। या तो अच्छे से समझाइए, वरना कुछ और कंक्लूड कर दीजिए, ठीक है। इसमें तो इशू है, इतनी कटिंग मत करो, ठीक है, और थोड़ा छोटा इसको लिखो। तो ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। एंड थोड़ा सा कंटेंट को एनरिच करो। बाकी ऑलरेडी मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। आगे बढ़ें, सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट विच आर द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि स्पेसिफिकली साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में पूछा गया है, और वैसे भी आपको काफ़ी डायग्राम बनाने होंगे, तो इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। तो जो चीज़ इररिलेवेंट है, अननेसेसरी है, उसको मत करो। देन आपने बताया रोल ऑफ हिमालय एंड तिब्बत हाईलैंड। देखो, तिब्बतन हाईलैंड है, ठीक है। क्या बताया है आपने, विंटर्स का आपने पहले बताया। तो देखिए, पहले आपको ना विंटर न बता के मॉनसून के बारे में बताना था, क्योंकि क्वेश्चन का फ्लो वही है। तो जो चीज़ पहले पूछी गई है उसको बताइए। ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट, देखो स्पेलिंग सही करो, ऑफ ITCZ साउथवर्ड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। देखो वेस्टर्ली लिखो, जेट स्ट्रीम मत लिखो, पूरा नाम लिखो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये पॉइंट तो आपका सही है, ये पॉइंट आपका सही है। एंड एज द रिजल्ट ऑफ विच रेन बियरिंग विंड्स, देखो इसका नाम है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो जो की वर्ड है उसको लिखो। आपने एक्सप्लेन पूरा कर दिया, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जो की वर्ड है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो आपने मिस कर दिया, ठीक है। तो ऐसा मत करो। एंड जब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं वो तो आने ही चाहिए। एज ए ब्रांच ऑफ दिस रेन बियरिंग विंड कलेक्ट मॉइस्चर फ्रॉम बे ऑफ, देखो इसका कोई मतलब है नहीं, केवल इतना चलेगा, ठीक है, केवल इतना चलेगा। इसके बाद आप बता रहे हो साउथ वेस्ट मॉनसून के बारे में। चलो ठीक है, क्या लिखा आपने, ड्यू टू अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ ITCZ इज सीन, ठीक है। कितना होता है बताओ ना, 25 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। एज ए रिजल्ट वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, देखो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूरा नाम लिखो, ठीक है। ये विड्रॉन हो जाती है, ये बात भी सही है। ऑल्सो तिब्बत एक्सपीरियंस वेरी लो प्रेशर, भाई क्यों, ये भी तो बताइए कि क्यों लो प्रेशर होता है, क्योंकि हीटिंग ज़्यादा होती है। ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ विच ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पूरा नाम लिखो, फॉर्म मूव टूवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। These easterly jet stream will strengthen the monsoon winds and provide for adequate monsoon to Indian subcontinent। देखो मुझे क्या लग रहा है, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। देखिए आपने डायग्राम नहीं बनाए हैं, तो वो एक इशू है। देखो ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, ये अच्छा डायग्राम नहीं है, इसको आप और अच्छा कर सकते थे। आप मेरे डायग्राम देखिए, वहाँ से आपको हिंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, ग्रामर थोड़ी ठीक करिए, ग्रामर का मुझे इशू लग रहा है, ठीक है। सेंटेंस अच्छे बनाइए, हेडिंग एंड बुलेट पॉइंट में लिखिए, ठीक है। बुलेट पॉइंट आने चाहिए इस तरह से, ठीक है। इस तरह से पैराग्राफ में मत लिखो। नॉलेज है आपके पास, कंटेंट का इशू नहीं है। जो कीवर्ड्स हैं, जो स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं, उनको मेंशन करो। कौन सी जेट स्ट्रीम है इसको पूरा लिखो, ठीक है। और जो क्वेश्चन का फ्लो है ना,
उसके हिसाब से चलिए, ठीक है, तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। Thus, the role of Himalayan and Tibet Highlands are crucial for Indian monsoon and its climatic condition। तो ये जो कंक्लूजन है तो सही है, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन देखिए जो आपने इंडिया का मैप बनाया थोड़ा इसको और अच्छा बना सकते थे, ठीक है, थोड़ा और इसको अच्छा बना सकते थे। जो साउदर्न पोर्शन है वो काफ़ी लंबा हो गया है और जो नॉर्दर्न है वो काफ़ी छोटा हो गया है, ठीक है, तो ऐसा मत करो, एकदम एक्यूरेट भी नहीं बनाना, लेकिन हाँ इतना तो बना दो कि लगे कि ये इंडिया है, ठीक है, लगे कि ये इंडिया है। थोड़ा सा इस पर वर्क करो और देखिए अगर आप 50 to 60 टाइम्स इसको ड्रॉ करोगे ना, उसके बाद आप हमेशा अच्छा बनाओगे, लेकिन इतनी मेहनत करना जरूरी है। 50 to 60 टाइम बनाइए इंडिया का मैप, उसके बाद क्या होगा, आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन की जो डिमांड है वो आपने एड्रेस नहीं की है, हिमालय का क्या रोल है वो आपने नहीं बताया है, ठीक है, तो वो पार्ट आपने पूरा मिस कर दिया है। तो क्वेश्चन को पढ़िए 2 से 3 बार, क्या उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपके पास नॉलेज है, लेकिन उसको आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जो है शोकेस करना है, प्रेजेंट करना है, वो एक इश्यू मुझे यहाँ पे लगा है, ठीक है। कीवर्ड्स आप बताइए, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा सेशन है इसको हम कंक्लूड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो इशू नहीं है, पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली सबका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय।